तो जय हिंद सारे एस्पिरेंट्स को। मैं यशवंत वर्मा फिर से आपके बीच हूँ। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं इकोनॉमिक सर्वे का, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ें। और मतलब बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उस पे एक मतलब डिटेल वीडियो बना लें। तो बनाते हैं। मतलब मेरा बेसिक अप्रोच आप लोग जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, पेपर को पहले एनालिसिस कर लेता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक-एक चैप्टर पे भी हम लोग वीडियो बनाएँगे, है ना? तो आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथियों को के बीच भी इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि थोड़ा मोटिवेशन ये भी मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर मतलब देख रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी एक पुश मिलता है कि आप और वीडियो बनाएँ और जो भी नॉलेज आपके पास है वो शेयर करें, है ना? और आप देखेंगे तो मेरा मेजर फ़ोकस एनालिसिस में रहता है, तो एनालिसिस बहुत टाइम लगता है ना? जैसे आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैंने लगभग 2017 से लेके 23 तक के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस किया है, कैसे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? तो अगर ज़्यादा अच्छे आप मतलब व्यूअर मिलेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो इस वीडियो का पर्पस ज़्यादा फुलफिल होगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस जो पीपीटी है पीडीएफ को डाल दिया है अपने चैनल में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इसका नाम दिया है सीजीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम, क्योंकि आप सबको पता है कि ना केवल सीजीपीएससी में, लेकिन बाकी जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना? तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ऐड करिए। और आने वाले दिनों में हम लोग और अच्छे-अच्छे जो टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मेरा मतलब वही रहता है कि जो आपको एग्ज़ाम में काम आएँगे, उन सब का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग जंप करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे सीजीपीएससी में कितना मेजर रोल प्ले करता है ना? तो मैंने ये 2017 से 23 का एनालिसिस किया है। इसमें क्वेश्चन ऐड ही होंगे, बट मैंने कुछ क्वेश्चन को एक्सक्लूड किया है जो मुझे लगा कि आप शायद जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना? जैसे कि ओवरलैप था, मतलब वो क्वेश्चन जियोग्राफी में भी शामिल हो सकता था और इकोनॉमिक सर्वे में। तो आप ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से फ़ायदा तो होगा ही, और जितने प्रश्न बोल रहा हूँ उतना तो आ ही रहा है हर साल, बट एडिशनल भी होंगे 1-2, है ना? तो वाटर टाइड मतलब डिवीज़न नहीं था। मैंने फिर भी कुछ क्वेश्चन मुझे लगे कि जियोग्राफी में ज़्यादा ज़्यादा रिलेटेड है तो हटा दिया है, बट उसके आंसर आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल सकते थे, है ना? तो ये देखिए 2000 एक्चुअली हम लोग रिवर्स आते हैं। 2023 में देखेंगे तो 7 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से। आपके 22 में 8, है ना? 21 में 7 क्वेश्चन, 22 में 20 में फिर 7 क्वेश्चन, 2019 में 10 क्वेश्चन, 18 में 6। ये जो ईयर था 2017, उसको मैं डालना नहीं चाह रहा था, बट मैं फिर भी आपको ये बताने के लिए डाला हूँ कि कई बार एक्सेप्शनल मतलब ईयर होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। 19 क्वेश्चन आए थे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एग्ज़ाम पैटर्न फ़ॉलो करता है। अगर पैटर्न फ़ॉलो करता है तब तो कट ऑफ जो है मोर और लेस सेम रहता है। लेकिन जिस साल पैटर्न टूटता है उस साल कट ऑफ या तो बहुत ज़्यादा डेविएट होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 2017 में। इस साल कट ऑफ बहुत कम गया था, जहाँ तक मैंने सुना है कुछ 70-71 के आसपास आया था। अब सीजीपीएससी कोई ऑथेंटिक कट ऑफ तो डालती नहीं, तो बस जितना सुनने में आया था कि 70 के आसपास ही कट ऑफ गया था। मतलब जिनका 71-72 के आसपास आया था उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो ये एक्सेप्शनल ईयर था, इतना 19 क्वेश्चन आना तो थोड़ा मतलब उतना नॉर्मल बात नहीं है, बट फिर भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि क्या पता फिर से ऐसा एक्सेप्शनल ईयर आ जाए, ठीक है? बट मोर और लेस जो आप देखोगे एवरेज में औसतन हमारे 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, मतलब आपके 14 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना? और वनडे एग्जाम में भी आप देखिए हो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो आपको यही प्रिपेयर करके चलना है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से आने ही हैं। और इवन मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आते हैं, जो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं टॉपिक कौन-कौन से हैं। तो ये एक्चुअली 2023 का इकोनॉमिक सर्वे था, उसके मैंने टॉपिक उठा लिए। तो कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक उतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक टॉप लाइन तो पढ़ लीजिएगा।
मतलब हर चैप्टर की शुरुआत में जो समरी रहता है वो उसको मैं टॉप लाइन बोल रहा हूँ कि उसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगा। तो एक तो आर्थिक स्थिति और समीक्षा, इसमें जो पूरे इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा है उसके सारे एरिया को कवर किया गया था, है ना। जनसंख्या आप जानते हैं अभी भी सेंसस 2011 चल रहा है तो वही डेटा आ रहा है। राजकीय आय, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक वित्त, मतलब इसमें बजट वाला पार्ट आता है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में ही। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद संस्थागत वित्त से कौन क्वेश्चन आए हैं। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से करना है आपको। फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, खनिज से क्वेश्चन आए हैं, और बाकी आपका ये जो और टॉपिक हैं, शिक्षा से क्वेश्चन आए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवाएं, यहाँ पे मोस्टली स्कीम पूछा जा रहा है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम है, उसको आप इकोनॉमिक सर्वे में जाके पढ़ सकते हैं। उद्योगों से आया है ना, जैसे नई उद्योग पॉलिसी, तो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मतलब पीडीएफ हो गया है, तो मैं थोड़ा स्पीड जानबूझ के तेज रखूंगा, लेकिन ये पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा तो आप लोग को रेफरेंस के लिए मिल जाएगा, क्योंकि स्लो करूंगा मैं अपना डिस्कशन तो आप लोग भी मतलब इस वीडियो का टाइमलाइन ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये आपने देख लिया कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 2017 से 23 तक में, और आपको उसके हिसाब से प्रेफरेंस देना है। बट जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं वो चैप्टर तो आप करके रखिएगा। आपको ये जरूर लगेगा कि इकोनॉमिक सर्वे 400 पेज का किताब है ना, 400 पेज का है, लेकिन पढ़ने जब आपको आ जाएगा ना तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 2023 के जो क्वेश्चन थे वो देखिए। तो मैंने एक्चुअली टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, तो पहले सेंसस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका कि निम्नलिखित है 2000, थोड़े पुराने वाले इकोनॉमिक्स देखिएगा, क्योंकि अभी जो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसमें प्रोजेक्शन देना शुरू कर दिया है कि एज ऑफ नाउ 2020 में कितना है, तो वो क्वेश्चन नहीं आता। वो पूछता है कि 2011 सेंसस से आपका सेक्स रेशियो बताइए, क्योंकि नया अभी सेंसस का डेटा तो आया नहीं है, तो आपको 2011 का ही सेंसस अभी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कोंडागांव इसका आंसर था। उसके बाद पूछा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इन छत्तीसगढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप है हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन से आयु ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। वैसे ये बहुत जनरल नॉलेज का था। आप देख सकते हैं कि 15 से 64 की उम्र, ये जो आयु वर्ग है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, क्योंकि इसमें दोनों कवर हो जाते हैं, आपका एडल्ट और आपके यूथ हैं, और मतलब एज ग्रुप ही बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे लाई करती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में तो ये ना विलोपित कर दिया गया था। कारण क्या था, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब ये जो ऑप्शन दिए थे वो करेक्ट नहीं थे एज पर जो सेंसस, तो कुछ क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं बिकॉज समय के साथ वो क्वेश्चन मतलब डेटा है वो करेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो आप 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, उस टाइम तो कितना था आपका, शायद 2011 में 70 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, तो क्वेश्चन विलोपित हो गया था, तो लेट्स लीव इट। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका, दो सेकेंड, है ना। ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं 2021 में सेंसस से ही आया था कि महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में आपको अरेंज करना था। तो आपको भी पता है कि सबसे मतलब अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता तो एटलीस्ट ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि सबसे कम साक्षरता आपके बस्तर इलाके में रहता है। तो नारायणपुर और ये महासमुंद से पहले, नारायणपुर सबसे लास्ट में आता और महासमुंद, तो अब आता है कोरबा और राजनांदगांव में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये 2021 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दिया हुआ था, ये जो आपके आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो उसमें दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आपका राजनांदगांव है, उसमें फीमेल जो ग्रीन वाला है फीमेल का तो 66% है,
और आपका कोरबा में कितना है 61%। तो हाईएस्ट किसका हुआ, राजनांदगांव का। तो इसका आंसर क्या होगा, राजनांदगांव सबसे ज़्यादा, फिर कोरबा, फिर महापौर, ये बी आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली ये चार्ट रखने का प्रिपरेशन पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन उसी साल के इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे आया था। अब अभी जो आप देखोगे ना इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का, उसमें नहीं दिया हुआ है ये वाला डेटा, है ना। तो अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए जिस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे रहता है ना, आपको वही फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन वो लोग उसी बेसिस पे उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर सेंसस का एक क्वेश्चन है। ये पूछा था कि 2001 से लेके 2011 के मध्य दशक की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, ये 22.59। ये इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा पीछे जाके देखेंगे ना, आपको इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में, उस टाइम में पूरा डिटेल दिया हुआ था। अभी वाले इकोनॉमिक सर्वे में ना ये सब पार्ट को हटा दिया है, तो आप कुछ पार्ट तो आप याद करके ही रखिएगा। तो पुराने वाले इकोनॉमिक सर्वे को सेंसस के पर्पस से ज़रूर रेफ़र कीजिए। उसमें एक्चुअली ये दिया था 21.61%। तो आप बोलेंगे इसमें तो कोई भी नहीं है, तो आपको नियर बाई आंसर लेना होता है ना। तो ये आंसर हो गया उसका। कमिंग टू दिस, छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता कितना है। तो अगर आपने मोटा मोटा याद किया होगा तो पता होगा कि मेल का है आपका 80.27 आई गेस, फीमेल का 60.24, और जो एवरेज होता है मतलब दोनों मेल और फीमेल का वो 70 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो आप में पुरुष साक्षरता बोला है तो 80 वाला नंबर आपको याद है, तो ये आंसर होगा। एक्चुअल में ये नंबर नहीं दिखा रहा 45, है ना, बट आपको हमेशा नियर बाई आंसर लेना होता है। 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है। तो ये आपका, ये देखिए डायरेक्ट दिया हुआ था आपका इकोनॉमिक सर्वे 17-18 में 20,126, है ना। तो आपको यहाँ पे 20,126 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर था कि कितने राजस्व गांव थे, है ना। ये 2019 का था, तो उस टाइम रेगुलर दे रहा था ये वाले चैप्टर में, जनसंख्या वाले चैप्टर में। अभी आप खोजोगे ना इसको राजस्व गांव तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ डेटा वो लोग विलुप्त कर देते हैं और कुछ नए डेटा ऐड कर लेते हैं। तो चलिए सेंसस वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग आते हैं फॉरेस्ट वाले क्वेश्चन पे, है ना, वानिकी जो बोलते हैं। तो वानिकी से देखिए 2023 का क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, आप देख रहे हैं ना, जब आप एग्ज़ाम 23 में जाओगे ना तो ये वाले का लिख के देता है वो कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल है। तो वहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट ये वाला 59,722, है ना। कुछ के मैंने सोर्सेज यहाँ अटैच कर दिए हैं, कुछ के नहीं किए हैं, क्योंकि नहीं तो पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाता। तो आप डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी इकोनॉमिक सर्वे को आप ओपन करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, ये 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है और यहाँ पे डायरेक्ट वो डेटा दिया हुआ है। अब आप कोई आर्ग्यू मत करिएगा ना प्लीज़ कि ये 59,772.4 है, मतलब आपको राउंड फिगर लेना होता है। एटलीस्ट जो ऑप्शन दिया है नियर बाई वो ले लीजिए, है ना। अब उसमें दावा पत्ती मत लगाइएगा कि 0.40 नहीं दिख रहा है। चलिए उसके बाद आया था छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त। तो आपको पता है सबसे बड़ा आपका बिलासपुर का है ना। तो आपको सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बने कि अरेंज करना है बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, है ना। तो उस टाइप से आपको अरेंज करना होता है। तो आप अरेंज करने के हिसाब से भी याद कर लीजिएगा, आपको ये जियोग्राफी के क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। अब आते हैं फॉरेस्ट से ही आया था और क्वेश्चन एक, वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पे है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए क्या लिखा है, इसी साल का इकोनॉमिक सर्वे है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे नंबर पे है और वन आवरण की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है ना। क्योंकि वन आवरण की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल, तो जितना आपके गवर्नमेंट डेटा में दिखाता है कि इतना इस फॉरेस्ट लैंड है ना, तो वो आपका वन क्षेत्रफल हो गया। वन आवरण क्या हो गया, जहाँ पे एक्चुअल में ये आपके वो हैं फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। ठीक है, तो वन आवरण बोला ना, फॉरेस्ट कवर बोला तो आपको थर्ड पोजीशन डालना है, और वन क्षेत्रफल बोला
मतलब फॉरेस्ट एरिया बोला तो आपको 4th डालना है। तो 3rd है, आपको पता ही होगा। पहला कौन सा है आपका, MP है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, 1 आवरण में बोल रहा हूँ मैं, आवरण वो लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल में जहाँ मुझे याद आ रहा है, पहला MP है, सेकंड महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। बट वो क्षेत्रफल वाला एक बार और चेक कर लीजिएगा, बट ये आंसर तो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आप देख लीजिए, आंसर पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट एरिया, तो ये चौथा होता है ना, 4th होगा। ये आपका पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही है, ये आया है मई 2001 में। आपको इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वानिकी वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये। अब ये 2023 में इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ही है होगा, है ना, तो ये आपका भिलाई में है। ये भी आपको इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, उद्योग वाला, वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें आपको अपैरल पार्क का भी मिल जाएगा, IT पार्क है, मेटल पार्क है, सब चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आप वो चैप्टर रेफ़र करेंगे। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्री वाले चैप्टर। 2019 में ही एक और क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति के संबंध में कौन सी अवधि में आया था, मतलब कौन सा पीरियड था जब आपका नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो वो पीरियड था आपका 1924, ठीक है। ये आपको फिर से इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, उद्योग वाले चैप्टर में। ये मैंने स्क्रीनशॉट चिपका दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा कि नई जो औद्योगिक नीति है उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं। लेकिन अभी शायद आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि लेटेस्ट एक औद्योगिक नीति जारी करने वाली है गवर्नमेंट, तो ये वाला थोड़ा आउटडेटेड हो जाएगा। तो शायद नई औद्योगिक नीति 2025 से शायद 30 का आए, है ना, तो आप वेट कर लीजिए नई न्यू ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। लेकिन अभी लेटेस्ट वाला क्या है, लेटेस्ट वाले में 2024-25 सॉरी ये 2019 से 24 वाला ही है ना, अभी नया वाला आया ही नहीं है, बस घोषणा हुआ है कि नई पॉलिसी लाने वाले। अभी शायद मुख्यमंत्री जी मिलने गए थे तो वहाँ उन्होंने घोषणा किया था, सेंट्रल मिनिस्टर। तो ये अभी लेटेस्ट वाला है, अभी वाला मतलब वर्तमान वाला है, नॉट लेटेस्ट। लेटेस्ट वाला भी आना बाकी है। अब आते हैं इंडस्ट्री पे एक और क्वेश्चन कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है, आप देखोगे ना तो थोड़ा आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि कृषि विभाग तो करेगा नहीं, ऊर्जा विभाग भी नहीं करेगा, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। तो आपको कन्फ्यूजन बस ये हो सकता है कि वाणिज्य विभाग तो है, बट उसके साथ कौन सा विभाग आएगा, तो वाणिज्य और उद्योग विभाग आएगा। जैसे आप देख सकते हो, आप उसके वेबसाइट में जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसलिए आंसर उसका आपका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में ही आया था कि किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पता ही है आपको, राजनांदगांव में। और सेकंड जो प्रपोज था वो महासमुंद में था, है ना। तो अभी ये राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल में की स्थापना की गई है। मैं अभी राजनांदगांव में हूँ तो फिर मैं जाते रहता हूँ किसान शॉपिंग मॉल। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री का। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है 2023-24 के में कहाँ कहाँ है, रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है। तो कहाँ पे नहीं है, बिलासपुर में नहीं है। ये देखिए ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में जैसे ही नहीं दिखा तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सर हमने तो बस ये पढ़ा था कि कहाँ है पूछा है, फिर रायपुर दिखा तो वहाँ टिक कर दिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, और जहाँ पे नहीं लिखा रहता है ना उसको आप सर्कल कर दीजिए, ताकि आपको टिक हो जाए कि इसमें कहाँ नहीं है पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया 17 क्वेश्चन आए हैं पिछले 6-7 साल में, तो देख सकते हैं ये 2023 का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जवा फूल मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। उसके बाद आया था रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD का उद्देश्य वर्षाधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से
कृषि को उत्पादक वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है। काली कमोद एवं लोकटी माछी दलहन तिलहन फसलें हैं। तो देखिए जब मैं इस क्वेश्चन को बनाने गया था ना, इसमें क्या लिखा है, क्या सही नहीं है, तो आपको फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। तो क्या सही नहीं है तो उसको चेक करना है, राइट। तो इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट पता है। तो मुझे ये वाला स्टेटमेंट तो पता था कि काली कमोद और ये जो है ये आपकी धान की किस्में हैं। तो ये वाला करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है, मतलब ये आंसर हो सकता है। उसके बाद रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षाधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को बढ़ाना है, उत्पादकता को। तो ये बहुत सही स्टेटमेंट था, आप पढ़ रहे होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये पता था कि ये तो गलत नहीं है, तो मतलब 2 तो आंसर नहीं होता, ये कट जाता है, ठीक है। जवा फूल और मोतीचूर धान की सुगंधित, आपको पता ही है जवा फूल के बारे में आपने देखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या सही नहीं है, तो ये तो सही है और ये भी सही है, तो बचता क्या था, केवल 3, है ना। तो आप देखेंगे ये भी इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट उठाया गया था, आप देख सकते हो कि धान की सुगंधित फसलें, है ना। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी चीज़ होता है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पीडीएस सिस्टम हो, चाहे आपका जैसे धान खरीदी मार्कफेड के द्वारा होता है वो, चाहे धान की कितनी किस्में होती हैं, कितना एरिया है, कितना खरीद रही है गवर्नमेंट, कितना टारगेट रखा है, कितना लोन ले रही है धान खरीदी के लिए, तो सारे डायमेंशन पे आपको विचार करना है। इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के नज़रिए से, और साथ ही साथ इंटरव्यू के नज़रिए से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट दिया हुआ था कि काली कमोद है और ये लोकटी माछी जो है ये आपके धान की किस्में हैं, ठीक है। और वैसे ही आपको मोतीचूर और जावा फूल, तो ये दोनों, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, लास्ट वाला बस रॉन्ग था। चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। फिर से एग्रीकल्चर से 2023 में क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो गलत, 49 नहीं है, आपने देखा होगा लगभग 38% के आसपास है। कई जगह 36% भी लिखता है, बट 38.5 कुछ है ना, 21 लाख हेक्टेयर कुछ है, ठीक है। तो आप ये डेटा, तो ये एटलीस्ट ये तो गलत था, पता है, ठीक है। हमें क्या चुनना है, सही विकल्प चुनना है। शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषकों की सिंचाई कूप एवं पंप हेतु प्रयोग होता है। ये तो आप पढ़े ही हैं सिंचाई में, ठीक है। तो नहीं पढ़े होंगे तो आप सिंचाई वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे तो ये दिखेगा आपको। मैं स्क्रीनशॉट चिपकाया हूँ, दिखाते हैं। प्रमाणित बीज मतलब जो सर्टिफाइड सीड्स हैं, उसका पर्पस क्या है, उत्पादकता में वृद्धि करना, सही है। तो आप देखेंगे पहला वाला ही गलत है। तो उसने क्या पूछा है, क्या सही है। तो सबसे पहले तो थर्ड सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, और लेकिन फर्स्ट वाला गलत है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, सभी गलत तो नहीं है क्योंकि आपका थर्ड वाला करेक्ट है। सभी सही भी नहीं है, तो बचता केवल ये है कि 1 गलत है ना। इसमें जो सिंचाई का प्रतिशत है वो कम है 49 से, और ये दोनों आपके करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए एक गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये आप देख सकते हैं 36% सिंचाई, ये इसी साल का है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। और यहाँ पे लिखा है सेम, देखिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी इसलिए चिपकाया है कि आपको बता सकूँ कि डायरेक्ट इस शब्दों को उठाता है इकोनॉमिक सर्वे के। इसलिए अगर आप चाहें तो पूरी किताब पढ़ लें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको समरी भी देंगे, बट एक नज़र देख लेना अच्छा है, स्पेशली उन चैप्टर्स को जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, तो इसको बन गया आपका एग्रीकल्चर में 2022 से क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22, देखिए हम लोग 22 का पेपर दे रहे हैं ना, तो 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण आया रहता है, मतलब प्रीवियस वाला के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो आप के पास डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। मैं ऐसे प्रश्न में ना मैं आंसर नहीं टिक कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है, आपको उस ईयर के क्वेश्चन का डेटा लेना है। तो इस साल का मैंने डाल दिया है, मान लो 2023-24 से पूछता है कि कौन सा तिलहन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूंगफली जो है उसका उत्पादन, ये उत्पादन का डेटा है, सबसे ज़्यादा है किसमें, तिलहन में। दलहन में बोलता है तो आपका चना का ज़्यादा है, और धान में बोलता, इसमें नॉर्मल जो अनाज में बोलता है तो धान का, ठीक है। इसको आप चाहें तो 2-3 का ना सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले
हो सकता है कल के दिन इसी क्वेश्चन को अरेंज करने आ जाए, तो मूंगफली पहले आएगा, उसके बाद सोयाबीन आएगा, है ना। तो हम लोग इसको अरेंज करके रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या है, चना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका उड़द है, तुअर है, तो ये उत्पादन को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन इस साल आता तो आप डालते हैं मूंगफली, जैसे इस क्वेश्चन में मूंगफली डालते हैं, अगर 2023-24 में पूछा है तो। हो सकता है उस साल भी रहा हो, बट ठीक है। अब देखिए पूछा है सर्वाधिक धान खरीदी, जैसे मैंने बोला धान खरीदी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो 2019-20 में क्या हुआ था, मुझे वो डेटा तो याद नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे इस साल के परिप्रेक्ष्य में। तो पिछले साल टोटल कितना धान खरीदे थे, 1,44,000, मतलब 144 लाख मेट्रिक टन खरीदे थे, है ना। ये डेटा था, तो ये उसके वेबसाइट से ही है, जो मार्कफेड के। तो आप देख सकते हो इसमें क्या दिया है डेटा। अब जब पूरा डेटा रीड करोगे तो अभी आपका ये महासमुंद कहाँ पे है, महासमुंद में सबसे ज़्यादा खरीदी हुई है। ये डेटा आप कंपेयर कर सकते हो बाकी का। और सबसे कम कहाँ खरीदी हुई है, वो आपकी खरीदी हुई है सबसे कम दंतेवाड़ा में, सॉरी ये 27 है, हाँ दंतेवाड़ा में सबसे कम खरीदी हुई है, उसके बाद नारायणपुर में, है ना। तो सबसे कम ज़्यादा है, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए उस टाइम क्या था ना, जांजगीर चांपा में शक्ति भी आता था, इसीलिए शायद इसका आंसर जांजगीर चांपा है और दंतेवाड़ा रहा होगा। लेकिन अब क्या हो गया, शक्ति अलग हो गया है, इसलिए जांजगीर चांपा में नहीं होता, है ना। पहले राजनांदगांव भी बहुत ज़्यादा धान होता था, लेकिन अब क्या है, राजनांदगांव भी डिवाइड हो गया है, खैरागढ़ अलग हो गया है, मोहला मानपुर अलग हो गया है। तो अभी आंसर में इस साल के में महासमुंद इज़ लार्जेस्ट धान उपार्जन जो हुआ है, धान खरीदी हुई है, वो सबसे ज़्यादा महासमुंद में हुई, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 में आया था। क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। उस टाइम का पता नहीं मुझे, अभी जो है वो 40.1 लाख है, ठीक है। देखते हैं फिर भी सॉल्व करने का। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, गलत। सर्वाधिक योगदान आपने अगर याद होगा तो ये है इंडस्ट्री का, उद्योगों का, है ना। इंडस्ट्री का है, उद्योग का, वो है आपका 50% इस साल अगर देखा जाए। एग्रीकल्चर का अभी इस साल है 15.32%, और सर्विस सेक्टर का है आपका 31.19%, है ना। तो सर्वाधिक जो है ये तो गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही है हमें जानना है। तो 2 तो गलत है, तो 2 वाले को हटा दीजिए, इसको हटा दिए, दोनों हट गए। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, हाँ बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आता है, तो थर्ड भी करेक्ट है ना। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उस टाइम हो सकता है जो कृषक जो थे 2021 में इतने रहे होंगे, अभी जो डेटा दिखाता है वो 40.10 लाख दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर उस टाइम के हिसाब से सी होता। कितनी कृषि उपज मंडी है, ये 69 है, ये आपको सीधा इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, ये 2023-24 के ये। और कितनी उप मंडियाँ हैं, तो वो याद रख लीजिए 121 उप मंडियाँ हैं, ठीक है। बोधघाट योजना के बारे में आया था, मैंने क्या लिखा है इसको, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। तो एलाइड में सब आते रहती हैं, जैसे आपका मैंने ये सिंचाई, है ना। तो बोधघाट परियोजना तो डेफिनेटली इंद्रावती पे है। इस योजना से लाभ पाने वाले क्षेत्र जो ज़िले हैं ये तीनों हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इस परियोजना को प्रस्तावित जो बिजली उत्पादन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो सॉरी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट है, और कितना प्रस्तावित सिंचाई क्षमता है, इतना, है ना। तो आप ये कुछ फैक्ट्स हैं वो आप याद कर सकते हैं। कितना कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था, 22,000 करोड़, ठीक है। तो सारा डिक्टो था, तो आपको सारे कथन सही हैं, ये इसका आंसर था उस टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक जीवन ज्योति। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको स्कीम्स को भी याद करना है, ताकि वो आपके मेंस में भी लिखते बने और प्रीलिम्स में तो आ ही रहा है। तो ये कौन सा स्कीम है, ये आपका जो ट्यूबवेल में आप जानते हैं ना, कंसेशन देते हैं कि अगर 5 HP का लगा रहे हैं, 3 HP का लगा रहे हैं, तो सरकार जो छूट देती है बिजली बिल में, या तो फ्लैट बिजली बिल जो योजना है, तो ये जीवन ज्योति योजना वही है। तो आपका 2 अक्टूबर 2009 को आया था, ये आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से मैंने उठाया था, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाले में डेट को हटा दिया है, तो बाकी सब दिया हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2009 को
ये लागू हुआ था। क्वेश्चन उस टाइम आया था। इसमें फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि 2019 का CGPSC आया था ना, ये जो लिखा हो ना, ये ईयर होता है, तो उस साल की इकोनॉमिक सर्वे में था। अभी नहीं पूछ सकता, मतलब पूछ सकता है तो आप याद कर लीजिएगा, बट इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में वो डेट हटा दिया है, तो चांसेस हैं कि शायद ना पूछें। अब आया है कि प्रधानमंत्री मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है ना। तो कौन कौन से हैं आप इसको भी देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है आपका 3 योजना है, केलो, खारंग एंड मनियारी। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा शामिल नहीं, कौन सा 2 मिनट, कौन सा इंक्लूड किया गया है ना। तो केलो करा गया है, बाकी तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो कौन कौन से याद कर लीजिएगा तीनों को, सॉरी, केलो, खारंग एंड मनियारी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ केलो है, बाकी 2 तो है नहीं, तो ये इसको शामिल किया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करा गया है ना। तो ये PDS वाले चैप्टर में है। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे में जाओगे ना, तो PDS वाले चैप्टर में है, तो आपको PDS वाला चैप्टर मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उस चैप्टर में दिया है। तो आप 2-3 चीज़ों को याद करिए कि धान खरीदी को कंप्यूटरीकरण करा गया है 2007-8 से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि PDS को ऑनलाइन कब किया गया है, तो ये है 2007 से। कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये दोनों क्वेश्चन को पूछ देगा तो आप मिक्स कर दोगे। तो कंप्यूटरीकरण करा गया है 2007-8 से, खरीफ वर्ष, है ना। और जो PDS को ऑनलाइन किया गया है 2007 से, और चावल उत्सव कब से मनाना शुरू किया गया है, वो है फरवरी 2008 से। तो इन तीनों डेटा को याद करिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि कब से शुरू किया गया था, तो 2007-8 से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, ठीक है। 2019 में एक और क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो ये चेंज होते रहता है, अभी इसमें कितना था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने आपके लिए करंट वाला डेटा ले आया है, ठीक है। तो अभी जो है लगभग ये 40% के आसपास है। ये दिल्ली IAS की बुक का है, 40 ट्यूबवेल का 40.52। तो इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन तो दिया नहीं है क्योंकि उस टाइम शायद 35 रहा हुआ, इसलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। तो आपको लेटेस्ट डेटा याद रखना है, ठीक है, चेंज होता है तो आप उसके हिसाब से। तो कैनाल का है 56%, ये जो दिया हुआ है, और ट्यूबवेल का उतना दिया है, और पॉन्ड से 1.63, और जो लास्ट है वो है आपके कुएँ से, ठीक है। तो ये मेंस में भी आता है, तो मेंस के हिसाब से भी डेटा याद कर लीजिए कि मेजर सिंचाई के स्रोत कौन से हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर से ही 2018 में क्वेश्चन आया था, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी संस्था कहाँ है। तो ये ना आपके सहकारिता वाले चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है वहाँ पे। तो दंतेश्वरी देख सकते हैं बालोद में है, तो इसमें बालोद है, तो ये बालोद आंसर हो गया। नेक्स्ट जंप करते हैं। 2017 से फिर क्वेश्चन आया है कि राज्य में कृषि यांत्रिकरण का सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित किया गया। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको सब मिशन लिखना चाहिए, सब मिशन। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि सब मिशन क्या होता है। तो ये जो है आपका 2014-15 से आया है ना, तो इसको मुझे खोजना पड़ा क्योंकि अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलेगा। तो जो स्कीम उस टाइम रिलेवेंट रहती है, 2017 में रिलेवेंट रहा होगा, अभी नहीं है, तो रिलेवेंट स्कीम को पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण कब से मिल रहा है, तो आपको ये संस्थागत वित्त वाले चैप्टर में मिलेगा कि आपको ये मिल रहा है सहकारी समितियों को 1/4/2014 से, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, फाइनेंशियल ईयर 2014-15, क्योंकि क्या आ गया, 1 अप्रैल आ गया, तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2014-15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के हेतु कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लक्ष्य रखा गया है। तो उस टाइम रखा गया होगा, इसको जस्ट इग्नोर मारिए, है ना। इस टाइम अगर कोई डेटा मिलता है तो वो आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन का वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था, मतलब हमें दलहन में निकालना है, ठीक है। तो दलहन में हमेशा से चना का ही हो रहा है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, आप ना पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने टेबल डाला है, वो आप रेफ़र कर लीजिएगा।
ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए शाकंभरी जानते हैं आप, जो आपको कूप और जो नलकूप प्रोवाइड ट्यूबवेल हैं, ये सब सुविधा के लिए है। ये भी नलकूप सुविधा है। लघुत्तम सिंचाई क्षेत्र मतलब माइक्रो इरिगेशन वाला, बट एनीकेट है, ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी तीनों जो है वो शामिल हैं आपके अश्योर्ड इरिगेशन स्कीम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक कल्याण कोष में, तो इसका आंसर मुझे नन मिला था शायद, क्योंकि 30% दिख रहा था, बट मैं चाहूँगा आप लोग चेक कर लीजिएगा ना। इसको मुझे 30% दिख रहा था, ये अभी इकोनॉमिक्स सर्वे में नहीं मिल रहा है मुझे। अब आते हैं दोस्तों, राजकीय आय से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बट क्वेश्चन से पहले ही मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो डाल दिया है। ठीक है, तो डेटा क्या है वो पहले बता देता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। तो ये जो डेटा है वो है सारे जो प्राथमिक क्षेत्र, जैसे आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आते हैं, फसलें, पशुपालन, वन उद्योग, मछली, खनन एट्सेट्रा। और आपका द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें आपके विनिर्माण, विद्युत, निर्माण ये सब आ रहे हैं। और तीसरा है सर्विस। ठीक है, आपके लिए मैं अलग से एक एक चैप्टर और बनाऊंगा। अभी चूँकि मैं क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा था तो थोड़ा स्पीड से भगाऊंगा। तो पहला वाला जो टेबल था ना, इसमें दिया है वृद्धि दर, मतलब पिछले 2011-12 के कंपेरिजन में आपके ये जो ईयर हैं 23-24 में कितना वृद्धि है स्थिर भावों पर, है ना। मतलब आप कंपेयर कर रहे हो 2011-12 से, करेंट रेट पे होता तो उसको बोलते प्रचलित भाव, है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम स्थिर भाव से ही याद रखना होता है, तो आप स्थिर भाव वाला टेबल ही याद करेंगे। रेयर टू रेयर केस में कभी प्रचलित वाला पूछा है एक आध बार, बट इस वाले टेबल को, ग्रोथ रेट को हमेशा हम लोग स्थिर भाव से ही देखते हैं, तो इसको आपको यही टेबल याद करना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर का दिया है, फसलों का, पशुपालन का कितना है, फसलों का जो संभावित है 2.15 है ना, और पशुपालन का दिया हुआ है, वैसे ही सबका दिया हुआ है ग्रोथ। और इस साइड क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब उनका हिस्सेदारी कितना है। जैसे कि मान लो 100 रुपये कमाते हैं हम लोग, तो एक खेत ये फसलों से कितना आ रहा है, तो 8 रुपये फसलों से आ रहा है, 8.64, है ना। वैसे ही आपका खनन उत्खनन जो माइनिंग है उससे कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है, तो इसको बोलते हैं उनका प्रतिशत विवरण, है ना। मतलब पूरा जो उत्पादन हो रहा है उसमें फसल का कितना भाग है, मछली उद्योग का कितना है, विद्युत का कितना है, व्यापार का कितना है, तो ये हो गया उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान, है ना। आप समझ पा रहे हैं इसको। और ये है ग्रोथ, मतलब बढ़ोतरी, है ना। तो आपको दोनों है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए इसलिए मैंने टेबल चिपका दिया। अब राजकीय आय चैप्टर है, उसके पहले भी बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं। उनमें से क्या डेटा दिया हुआ है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र का ग्रोथ कितना था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 23-24 में, तो आपको ये डेटा याद रखना है। जो एग्रीकल्चर का था 3.23, इंडस्ट्री का था 7.13, और सेवाओं मतलब सर्विसेज का था 5.02, और सकल GSDP कितना ग्रोथ किया है 6.56। तो इस साल अगर पूछा गया आपको कि कृषि का कितना ग्रोथ है, तो आपको याद करना है 3.23, उद्योग का 7.13 और सर्विस का 5, तो 375, और ये पॉइंट वाले को याद करिए 23.23, 0.13। मैं वैसे भी इसका इंडिविजुअल चैप्टर लेने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा इसको स्किप करूँगा अभी। अब ये तो हो गया आपका ग्रोथ, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। तो पूरा जो कृषि क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में लिया, 15.32 है, उद्योग का 53.50 और सेवाओं का 31.19, है ना। ये हो गया आपका स्थिर भाव पे। एक साल क्वेश्चन में ना क्या पूछा है, आपका प्रचलित भाव पे उनका बता दो योगदान, तो कृषि का 20% हो जा रहा है, उद्योग का 44 और सेवाओं का 34, ठीक है। तो ये डेटा भी एक बार देख लीजिएगा। इस चैप्टर में ना बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिए हैं। अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो भी ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो बता दीजिए, है ना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1,47,361 रुपीज़। आगे आएगा, देखते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा ये डेटा मैंने डाला हुआ है कि कृषि में 2017-18 से लेके 23-24 में कितना कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं -10.90 ये सब दिया हुआ है। मैंने इसका डालने का पर्पज़ ये था कि कुछ सालों में क्वेश्चन आया है कि कौन सी ईयर में एग्रीकल्चर का निगेटिव ग्रोथ हुआ था,
तो आपको वो सब चीज़ें देखनी है जो एक्सेप्शनल है। आपको ऐसे टेबल में याद करना होगा सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुआ था, किस साल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, सबसे कम वृद्धि कब हुई थी और निगेटिव वृद्धि कब हुई थी, है ना, सबसे कम वृद्धि और निगेटिव ग्रोथ। तो जैसे आप देख सकते हो वैसे ही आप, तो इन सब जो डेटा है ना उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे देखिए स्टेट इनकम, ये किस में पूछा है, आप देखो आपको यहाँ देखना है प्रचलित भाव में पूछा है ना। तो आप देख सकते हो, आपको पता ही है कि कृषि का लगभग 20% के आसपास है। वैसे तो आपको लेटेस्ट डेटा ही पढ़ना है, बट चूँकि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो मुझे पता है कि कृषि का थर्ड आंसर होगा। तो ए को 3 से मैच करिए तो ए में 3 ये है, बाकी सब अपने आप मैच हो जाएगा। सेवा का आप देखोगे तो 2 होना चाहिए, सॉरी ये उत्पादन पे सब्सिडी वो तो 7% ही हो गया। सेवा पे क्या बोल रहा है 4th, मतलब ये 33% और उद्योग में 40%। तो हमने जो टेबल यहाँ पढ़ा था ना वो आपको मिल जाएगा, वही चीज़ है ना। ये लेटेस्ट डेटा है तो आप इसको पढ़ लो, इस साल क्वेश्चन आएगा तो ये को डेटा आएगा, ये प्रीवियस ईयर का था तो वहाँ मैंने मैच कर दिया। फिर पूछा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो देखिए हम लोग किस ईयर का पेपर का देख रहे हैं, 2022 का। तो क्वेश्चन किसका पूछेगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो अवेलेबल है 21-22 को उस टाइम अवेलेबल था, तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ठीक है। तो उस टाइम क्या था वो आपको चेक करके बताना है। इसके आंसर मैं नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो कुछ लोग उस डेटा को याद कर देंगे और फिर गलत करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट ईयर के हिसाब से आपको डेटा को देखना है कि किस दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। फॉर एग्जांपल इस साल ये देखो वृद्धि है ना, तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है, देखिए 61 ये हो गया, 9 ये 9.89 ये दिख रहा है सर्वाधिक वृद्धि, है ना। तो अगर मेरे को पूछता तो मैं किसको डालता, निर्माण, अगर उधर ऑप्शन में रहता तो निर्माण को डालता। आपको ये डेटा ना रटवाऊँगा मैं बाद में, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है। आप देख सकते हो कि एक नंबर के लिए कितना फाइट मारना पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन डेटा आपको लिखना है, ठीक है। तो आप बना लोगे इसको। इसके बाद क्या लिखा है, स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि सबसे कम हुई। तो जैसे मैंने बताया सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुई, वैसे ही सबसे कम उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में कौन से क्षेत्र में हुई है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए कृषि का योगदान उद्योग और सेवा का। तो जैसे मैंने बताया इस साल कितना है, कृषि का है 15.32, कृषि, उद्योग का कितना है, डेटा को बार बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, 53.50%, और सेवा है आपका 31.19% है ना, ये आपको। तो ये उस टाइम रहा होगा, ऑप्शन चूज़ करना था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के हिसाब से आपको कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर, तो ये ना बुक में दिया रहता है उस टाइम, ठीक है, 12-13 से लेके 21-22 तक। और मैंने जो आपको दिया है चार्ट यहाँ पे दिया भी है कि औसत वृद्धि इतना है। तो मान लो इस साल क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन 12-13 से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 2017-18 से लेके 23-24 में कृषि का एवरेज कितना प्रतिशत है। तो इसको याद करिए और सेवा का भी दिया हुआ है इन सबको। यह है आपके लॉन्ग टर्म में कितना एवरेज ग्रोथ हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन सब डेटा आपको बनाना है। तो ये पूछा है वर्ष 18-19 में कृषि की वृद्धि दर जितना दर्ज हुआ था, कई जनपद सूखे थे, उस टाइम का रिलेवेंट डेटा आपको याद करना पड़ेगा, तो इसलिए स्किप इसको। सकल घरेलू में उत्पाद में अगेन ये आपको रटना पड़ेगा। तो अभी तो आपको पता है ना कृषि का कितना है, मैंने रटवाया था 3.23%, एग्रीकल्चर का। कृषि उद्योग का कितना है दोस्तों 7.13%, और उसके बाद आपका सेवा का है 5.02। मैंने 2-3 बार पढ़ लिया इंटरव्यू के लिए, मेरे को रट आ गया है, आप भी रट लीजिएगा। उसके बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक, जैसे मैंने बताया, तो एक तो शायद 17-18 है, उस टेबल में दिया हुआ है, देख लीजिएगा क्या है, देखते हैं 17 क्या है, ये 17-18 है ना। और उसके पहले का डेटा उस टाइम दिया था, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है 2020 का, तो उस टाइम की इकोनॉमिक सर्वे में देता था। तो 17-18 तो है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा शायद, ये देख लीजिएगा एक बार कौन सा आंसर है, बट रटने की ज़रूरत नहीं है। अब पूछेगा तो 17-18 ही नज़दीकी डेटा है, पुराना डेटा नहीं पूछेगा। उद्योग क्षेत्र में किसकी भूमिका ज़्यादा रही, तो अगेन उस टेबल से आपको आंसर देना है। स्थिर कीमत पर राज्यों का ये जो स्टेट GSDP में कितना वृद्धि हुआ, इस साल कितना हुआ है, मैंने बताया आपको 6.56%, जो हमने इधर के टेबल में देखा है, राइट। ये
स्टेट का जो ग्रोथ है 6.56, तो वो अगर इस साल पूछता है कि स्टेट का कितना ग्रोथ हुआ तो 6.56 डालना है। उसके बाद अगेन वही पूछा है स्टेट का कितना ग्रोथ था अलग अलग ईयर में, तो ये क्वेश्चन फेवरेट टाइप का है। उसके बाद पूछा है प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में क्या है, ठीक है, किस पे बोल रहा है, एस्टिमेटेड कितना है, तो आपको उस टाइम के हिसाब से याद करना था। अब 2017 का तो याद नहीं, लेकिन अभी का हमें याद है 136 रुपीज़ है ना, सॉरी 361, 1,47,600 और इंडिया लेवल का कितना है 185,854, ये इंडिया का है, इंडिया का प्रति व्यक्ति आय इंडिया लेवल पे, और ये है सीजी लेवल पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो ये डेटा डाला हुआ है, इस टेबल को ना आप याद कर लेना। अब आप बोलोगे सर सब चीज़ रटवा रहे हो यार, ये ना इस साल के मेंस में आया था, बोला था कि लास्ट 5 ईयर में प्रति व्यक्ति आय कैसे ग्रोथ हुई करके। तो अगर मेरे को याद रहता डेटा, मैंने कुछ अनुमान, ये दोनों तो याद था मुझे, ये सब मेरे को इतना याद नहीं था। अगर मेरे को याद होता तो मैं टेबल ये ग्राफ बनाता ऐसे, है ना, तो ऐसे जैसा भी है, और ये डेटा पॉइंट को डालते जाता। तो आप ऐसे याद कर लेना इस डेटा को, ठीक है, ये डाल देना तो अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से स्टेट का इनकम पूछा है, तो जीएसडीपी का क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के वानिकी का, तो उस टेबल में है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कितना योगदान है, ग्रोथ नहीं पूछा है दोस्तों, ये योगदान पूछा है, तो राइट वाला टेबल को डालना है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत वानिकी का योगदान है, अब बना लोगे इसको, डाउट होगा बताइएगा, मैं इंडिविजुअल जब चैप्टर लूँगा तो और बता दूँगा। फिर से ये आपका 12वीं स्थिर दरों पे कितना ग्रोथ है, तो ये सब क्वेश्चन आपके उस टाइम के थे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्या पूछ रहा है ये 2011-12 से सेवा क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति क्या रही है। तो देखो योगदान जो रहता है उसका पैटर्न दिया, जैसे मैंने बताया कि तो योगदान ना उतार चढ़ाव से युक्त रहा है ना, सेवा कभी ज़्यादा रहा है कभी कम रहा है। तो आपको उस टाइम का 5 साल का पूछा था, तो अभी आपसे पूछा जाए तो पिछले 5 साल का जो ट्रेंड दिया है टेबल में वो पढ़ लीजिएगा। अगर ग्रोथ हो रहा है तो हमेशा बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है तो घट रहा है, लेकिन हमेशा देखा गया है कि ग्रोथ ना तो एक समान नहीं रहता, ऊपर नीचे होते रहता है। ये आया था हेल्थ सेक्टर वाला, जो हेल्थ वाला चैप्टर है, तो कितना है हमारा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये आंसर था 1.8, आपको चैप्टर में डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। उसके बाद देखो ये आ गया सर पब्लिक फाइनेंस वाले क्वेश्चन, है ना। तो देखो पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, ठीक है। तो दो टाइप के, आपने ये टेबल कभी देखा होगा अगर ये स्टेट का है तो, एक तो रेवेन्यू होता है जहाँ से आय मतलब जो है, और इधर क्या होता है एक्सपेंडिचर जो खर्च होते हैं। तो रेवेन्यू दो टाइप से होते हैं, आपका रेवेन्यू क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं हिंदी वाला वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा था बट मेरे को, तो ये होता है आपका रेवेन्यू, फिर ये कैपिटल रिसीट हो गया, है ना। कैपिटल रिसीट मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसीट जो कि आपके डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त हो रहे हैं। इसको ना मैं क्या करता हूँ ना, आपको डिटेल चैप्टर में ही बताऊँगा 1-2 दिन के बाद ही। बट ये क्या पूछ रहा है कि कर राजस्व का कितना योगदान है टोटल राजस्व प्राप्ति में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये राजस्व प्राप्तियाँ हैं, है ना। तो राजस्व प्राप्ति दो टाइप के होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो होता है टैक्स वाले, मतलब जैसे आपके बहुत सारे टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, GST टैक्स, और ये होते हैं नॉन टैक्स, है ना। तो हमें इसका कंट्रीब्यूशन पूछा है, इसका कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में। तो जैसे मैं आपको ना टेबल की मदद से बताता हूँ। मान लो हमारा ये है, हाँ, कर राजस्व वाला, तो ये चैप्टर में दिया होता है डायरेक्टली। तो ये देखिए कितना दिया है, इस साल अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का जो योगदान था है 68.68 है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो टोटल राजस्व हम लोग को 100 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना टैक्स से, खुद के टैक्स से प्राप्त होता है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन का आंसर 68.68 होगा अगर इसी क्वेश्चन इस साल आता है, ठीक है। इन दोनों का चैप्टर का ना मैं एक डिटेल सेशन लूँगा तो आपको अच्छे से बताता हूँ।
फिर ये फिर से वही क्वेश्चन आया है कि किस साल कर राजस्व सर्वाधिक था, तो आपको चार्ट याद कर लेना है, फिर से कितना था। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया है कि कर राजस्व कितना है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखते हैं। एजुकेशन से क्वेश्चन आया था कि मिड डे मील से कितने लाभान्वित हैं, तो उस साल इतना था 28.66। मैं इस क्वेश्चन इस आंसर को टिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टिक कर दूंगा तो आप रट लोगे। अभी इस साल कितना है वो आपको रटना है, ठीक है। उस साल 28.66 था, इस साल का कितना है देख लीजिएगा। एजुकेशन IIT के लिए कितना राशि मिलता था, तो 40,000 मिलता था या सर उस टाइम, है ना। और उसके बाद कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ, इसको मैं डाल सकता हूँ 2015 में शुरू हुआ। उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रयास कितने, ये जो विशेष कोचिंग मतलब कितना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम ना 6 हुआ करता था, लेकिन अभी कितने हैं, रुकिए मैंने डाला है वो आंसर, इसको ना देख लीजिएगा ना, 14 हो गया, अब 14 है, 14 लेटेस्ट। प्रयास विद्यालय ना 14 हो गए हैं, उस टाइम 6 था। इकोनॉमिक सर्वे में देख रहा था, ये सोशल सर्विस स्कीम के बारे में आया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मुझे तो ये बस थर्ड वाला ही सुमेलित लग रहा है, तो ये सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, मतलब बी आएगा इसका आंसर। एक सेकेंड, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 3 वाला सुमेलित है। सुपोषण अभियान वो महिला बाल विकास से है, ठीक है। बाकी अब देखोगे ना, तीरथ बरत जो है वो आपका जो सोशल सिक्योरिटी है, मतलब सामाजिक न्याय वाले जो डिपार्टमेंट है उन सब से। संस्कार जो है वो शिक्षा, मतलब जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको स्वावलंबन है, वो रोज़गार के लिए ट्रेनिंग देना और उनको फंड प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद खनिज से कितनी आय प्राप्त हुई, तो आपको ये डेटा याद करना है। अभी खनिज से हमें कितनी प्राप्त हो रही है, ये देखिए, ये डेटा हमें याद करनी है। उस टाइम क्या पूछ रहा है, 18-19 में कितना, तो जब इसी में दिया हुआ है टेबल में, 18-19 में कितना था, 49-25, तो ये उस टाइम के आंसर से ना ये होता लगभग। तो लेटेस्ट डेटा याद रखिएगा। इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ये क्या पूछा है, 2016-17 में कितना था। तो आपको जो डेटा याद करना है वो लेटेस्ट के हिसाब से याद करिएगा, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य पूछ रहा है ना। सबसे अधिक किस वर्ष रहा, ठीक है। तो ये पुराना डेटा था, आपको अगर लेटेस्ट का पूछेगा तो ये मैंने जो टेबल डाला है ना, इसमें से मिल जाएगा कि किस वर्ष सर्वाधिक मिला था। तो किस में मिला, लेटेस्ट ईयर में 2022-23 में सर्वाधिक 8 लाख करोड़ के आसपास हमें मिला है खनिज से, ठीक है। उसके ये तो हो जाएगा, आप लोग कर लोगे इसको। ये आया था इलेक्ट्रिसिटी से, क्वेश्चन आया है कि जांजगीर चांपा में जो है, जो मड़वा तेंदू भाटा है, उसका कितना कैपेसिटी है, तो 4-5 ही है, उसको आप रट लीजिएगा। तो ये है आपका 1000 मेगावाट, तो इसका आंसर 1000 मेगावाट, ठीक है। बैंकिंग से क्वेश्चन आया था, ये जो मुद्रा स्कीम है, तो क्या पूछा है, किशोर, तो मैं एक्चुअली याद किया था इसको ऐसे, शिक्षित करके याद करता हूँ मैं, मेरा शॉर्टकट है। शिक्षित मतलब शिशु, की से किशोर, ता से तरुण, तो शिक्षित शिशु शुरू होगा, तो शिशु कैसे शुरू होगा, यहाँ से 50,000 तक का, है ना। किशोर जो है 50 से 5 लाख, तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है किशोर का, तो ये कर दीजिए आंसर, है ना। ऐसे शॉर्टकट मैंने याद किया था। तो ये था फाइनली, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो बट ठीक है, कवर करना था हमें। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देखा कि कैसे पढ़ना है, बट जैसे मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे करके ना एक एक चैप्टर का भी मैं एक समरी बनाऊंगा, वहाँ पे इन क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इस जो समरी है उसके माध्यम से देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अपने प्रीलिम्स के लिए इस पर फोकस करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आपको चैनल अच्छा लगा है तो जैसा सभी बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, और मेहनत करने वालों को मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलो, ऑल द बेस्ट।